जय हिंद। ग्रामर कोर्स का यह 7वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस के पांचों पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बाबू आपको बता दें कि यह जो क्लास जो है हमारा, यह डे हमारा 7 है, यानी यह ग्रामर कोर्स का यह जो हमारा है 7वां वीडियो है। तो इस वीडियो को अगर बढ़िया से समझना चाहते हैं तो पहले डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा ना, तब मजा आएगा, नहीं तो लगेगा कि यह बकवास चैप्टर है। ठीक है, तो छठा यानी डे 6 में हम लोग बात किए थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे कि सेंटेंस के 5 भाग हैं। पहला हमारा असर्टिव है, दूसरा इंट्रोगेटिव है, तीसरा इम्परेटिव है, चौथा ऑब्जेक्टिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो याद रखेंगे कि सेंटेंस के टोटल भाग कितने हैं, तो 5 है। राइट, तो पहला जो हमारा है वह है असर्टिव सेंटेंस। तो आइए हम लोग जानते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस जो है, असर्टिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, तो साधारण वाक्य से पता ही चल जा रहा है कि जो साधारण वाक्य को सूचित करे, जो वाक्य जो हो एकदम साधारण हो, सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम आपको डेफिनेशन नहीं बता के, बल्कि आपको हम जो है वो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए, यहाँ पे एक लिखा है आई एम अ टीचर, ही इज ए बैड बॉय, दे आर इंटेलिजेंट। यह 3 वर्ड है और सब के सब वर्ड समूह में है, यानी इसका कोई अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको सेंटेंस कहेंगे। लेकिन यह कौन सा सेंटेंस है, यही हम लोग को समझना है। अब जैसे लिखा है कि आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। तो जैसे यह वाक्य कहा जा रहा है कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो इस वाक्य में ना ही कोई ऑर्डर है, ना ही कोई आज्ञा है, ना ही आग्रह है, ना ही कोई सलाह है, और ना ही कोई निषेध है, और ना ही इसमें प्रश्न का बात हो रहा है। यानी यह वाक्य कहने से पता ही चल जा रहा है कि यह वाक्य साधारण है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर लिखा गया ही इज ए बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। इस वाक्य से ना ही किसी प्रश्न का बोध हो रहा है, ना ही किसी सलाह का बोध हो रहा है, ना ही किसी निषेध का बोध हो रहा है, और ना ही किसी आग्रह का बोध हो रहा है। यानी यह वाक्य जो है एकदम क्या है, साधारण है, सिंपल है। यानी डिफिनीशन अगर बनाया जाए तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा कि जिससे साधारण कथन का पता चले उसे ही हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, तो डिफिनीशन आपको नोट कर लेना है कि वह वाक्य जो साधारण कथन को सूचित करता है असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। साधारण सेंटेंस से तो बाबू हम लोग बहुत बोलते हैं, जैसे मेरे पिताजी एक किसान हैं, मेरा भाई 9वीं क्लास में पढ़ता है, वे लोग गरीबों को मदद करते हैं, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मेरी माँ खाना पका दी है। ये सभी क्या है, तो साधारण वाक्य है। क्या है, साधारण वाक्य है। वह वाक्य जिसे साधारण कथन यानी सिंपल स्टेटमेंट का पता चले, बोध हो या सूचित हो, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो आप डिफिनेशन नोट कर लेंगे कि द सेंटेंस which denotes a simple statement is called, यहाँ पे आप लिख लेंगे assertive sentence। ठीक है, यह हमारा डेफिनेशन है। अब आपको ध्यान देना है बाबू कि assertive sentence का एक पहचान होता है, और यही पहचान तो आपको जानना है। और वह पहचान क्या है कि देखिए, यहाँ पे आप देखिए बाबू, यहाँ पे लगा है आई, यहाँ पे लगा है ही,
और यहाँ पे लगा है दे। ये तीनों जो है ये सभी सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। अब बोले कि बताइए सब्जेक्ट है तो शुरू में है कि अंत में है? तो आप बोलेगा सर शुरू में है, यानी जिस वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट लगा हो उसे ही हम लोग कह देंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस अनुष्का शर्मा नहीं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस का पहचान है बाबू कि यह जो है सब्जेक्ट से शुरू होता है, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप रहता है। क्या याद रखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप होता है। इतना क्लियर है? अब क्या होता है कि असर्टिव सेंटेंस दो भाग में बढ़ जाते हैं। सुनिए ध्यान से, आप ही को तो बोल रहा है। असर्टिव सेंटेंस से दो भाग में बढ़ जाते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आगे आप नोट करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस जो है दो भाग में बढ़ जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा हमारा है निगेटिव सेंटेंस। अब इसको समझिए कि अफर्मेटिव क्या है और निगेटिव क्या है, और यह दोनों के दोनों क्या होगा बाबू? तो हमारा सेंटेंस होगा। तो देखिए अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, यानी जिसको स्वीकार किया जाए। क्या किया जाए? स्वीकार किया जाए। जैसे आप ही से पूछे क्या आप पढ़ रहे हैं, आप कहेगा हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, यानी आपने बात को स्वीकार किया। और क्या स्वीकार किए? कि मैं पढ़ रहा हूँ। यानी आप जो है बोले कि मैं पढ़ रहा हूँ, यानी इंग्लिश में बोले आई एम रीडिंग, ठीक है। यानी जब आपने इस बात को स्वीकार किया तो इसी को हम लोग बोल देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। और हम बोले कि क्या आपकी माँ किचन में खाना बना रही है, तो आप बोलेगा हाँ मेरी माँ खाना बना रही है, ठीक है। तो आप इंग्लिश में बोलिएगा मेरी माँ खाना बना रही है, और इंग्लिश में बोलेंगे माई मदर इज कुकिंग फूड। यानी यह जो है ये सब के सब अफर्मेटिव में आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? यानी जिस वाक्य को स्वीकार किया जाए वह हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अभी तो आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, अब हम पूछें कि क्या आप खाना खा रहे हैं? आप खाना खा रहे हैं? अभी नहीं, आप तो मेरा क्लास ले रहे हैं। आप बोलिए कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तो जैसे आप वाक्य में, हिंदी वाक्य में नहीं जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए? नहीं जोड़ दिए, वही हमारा निगेटिव हो गया। क्या हो गया? निगेटिव हो गया। यानी हिंदी में नहीं और इंग्लिश में जिसमें नॉट जोड़ दिया जाए या बाबू नो जोड़ दिया जाए तो सब के सब हमारा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? हम बोले क्या अभी सुबह है? अभी तो शाम हो रहा है। तो आप बोलेगा अभी, यह बोलेगा कि सुबह नहीं है, यानी सुबह नहीं है, तो यह निगेटिव हो गया। और जिस बात को स्वीकार कर लिए वो हमारा अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप लिख लीजिए। जैसे में यहाँ आई एम नॉट ईटिंग, तो यह हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग नो या नॉट जोड़ देंगे तो वो अपने आप निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। आइए आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बाबू समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस। आपको निगेटिव सेंटेंस में बदल देना है। तो निगेटिव सेंटेंस मतलब क्या? आपको नॉट लगा देना है। किसके बाद?
तो हेल्पिंग वर्ब हुआ। अब इसको आप बनाइएगा, अब क्या बनाइएगा, आई एम नॉट, और यहाँ पे जोड़ देंगे हैप्पी, तो यह आपका निगेटिव। लेकिन ध्यान में रहे, पहला लेटर बड़ा लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप देंगे, इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। ही इज बिजी, तो अगर ऐसे नहीं लिखना है, ही इज नॉट बिजी, ऐसे लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने स्मॉल लेटर लिखा है, ठीक है। अब इसको सही करेंगे तो एच बड़ा लिखना है, ही इज नॉट बिजी। गॉट इट, समझ गए। उसी तरह है वी आर सैड, तो इसको बनाएंगे तो वी आर नॉट और यहाँ सैड। बताइए वाक्य सही है कि गलत है, तो यह गलत है क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं दिया। अब इसको सही करेंगे तो वी आर नॉट सैड और यहाँ फुल स्टॉप देना, ठीक है। तो उसी तरह आप इसका भी नेगेटिव बना लीजिएगा, इसका भी बना लीजिएगा। यह दोनों सेंटेंस को आपको नेगेटिव में बनाइए और थोड़ा हमको कमेंट कीजिए, तो ठीक है। यह दो सेंटेंस को नेगेटिव में बदलिए और कमेंट करके आप बताइए। इतना क्लियर है। चलिए अब आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क है कि आपको जो है इसको निगेटिव सेंटेंस में बदल देना है। तो आपको क्या करना है, इसमें नॉट का प्रयोग कर देना है। तो आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी में बनाइए, वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में बनाइए, और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं चेक करके आपको फिर बता दूंगा कहाँ सही कहाँ गलत है, ठीक है। अब हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब आप कहिएगा कि सर ये तो जैसे आप हिंदिया लिख दिए हैं उसी से पता चल गया प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न पूछने वाला, जिसे प्रश्न का बोध हो, जिस वाक्य की मदद से प्रश्न पूछा जाए उसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। देखिए, लेकिन डेफिनेशन आप समझने के लिए पहले आप क्या कीजिए, एग्जाम्पल समझिए। जैसे यहाँ पे सेंटेंस हम लिखे हैं, यहाँ पे कि इज शी टॉल, वाज ही प्लेइंग, हैव यू मनी, ठीक है। तो ये सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब कैसे पता चलेगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका एक हम हिंदी निकालते हैं। इसका हिंदी हो गया, क्या वह लंबी है। तो जैसे आप हिंदी निकाल लीजिएगा तो हिंदी से पता चल जाएगा कि हाँ सर यह प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बट अगर आपसे इसका हिंदी ना निकला, क्या नहीं निकला, हिंदी नहीं निकला, तो फिर सर कैसे पता चलेगा यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने के लिए देखिए, यहाँ पे बाबू दिया है इज, यहाँ पे दिया है वाज, और यहाँ पे लिखा है हैव। ये जो सेंटेंस के शुरू में लिखा है इज वाज हैव, इसी को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इज वाज वर्ब ये सभी हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ देखिए क्या लगा है, सब के सब क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव का पहचान हुआ कि सर आप तो अब बताइए दिए कि ये किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, वही हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा पहचान, लेकिन आइए थोड़ा सा हम लोग पहले डिफिनेशन जान लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन है, द सेंटेंस वह वाक्य
विच जो डिनोट्स सूचित करता है एक क्वेश्चन एक प्रश्न को इज कॉल्ड कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिसमें प्रश्न का बोध हो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इस कॉपी को आप नोट, इस कॉन्सेप्ट को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल में भी लिख लीजिए, एग्जाम्पल में जैसे। ठीक है, अब इसका ध्यान देना है पहचान। इसको पहचानेंगे कैसे कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? तो हम अभी आपको बताएं बाबू कि यह जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क, क्या क्वेश्चन मार्क से हमारा अंत होता है। कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क से हमारा अंत होता है। अब एक सवाल उत्पन्न हो जाएगा कि सर ये तो पता चल गया कि सर ये तो पता चल गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क से अंत होता है, लेकिन सर हेल्पिंग वर्ब को पहचानेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि कौन हेल्पिंग वर्ब है? तो आपको एक तरीका बतला रहा है कि आपको हेल्पिंग वर्ब को रटना होगा। क्या करना होगा? रटना होगा। तो आप नोट लिखिए, अंग्रेजी में 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कितने होते हैं? 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं और उस 24 में से कोई भी एक किसी सेंटेंस के शुरू में लग जाएगा तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और जैसे हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है देयर। इसको देवर आप नहीं पढ़ लीजिएगा, देयर पढ़ना, देवर नहीं पढ़ना। और यह टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप 24 कर लीजिए, 24। देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश, यहाँ पे आप एस लगा लेंगे। अंग्रेजी में 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अंग्रेजी में कितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं? तो 24 होते हैं। आपको इसको याद कर लेना क्या क्या है। तो इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। इसको बाबू ये जो लिखा है ये, इसको हम लोग पढ़ेंगे डज। बहुत बच्चे जो है डोज पढ़ लेते हैं, नहीं डोज नहीं बल्कि डज। उसके बाद है डिड, कैन, इसको पढ़ेंगे कुड, शैल, शुड, इसको शुड पढ़ेंगे। विल, वुड, इसको पढ़ेंगे मे। जिनका बेसिक अंग्रेजी कमजोर है उनके लिए बतला रहा है। उसके बाद माइट, डेयर, नीड, मस्ट, यूज और वुड, ये सभी जो है 24 है और इनका नाम है हेल्पिंग वर्ब। अब हम आपसे पूछें कि बताइए विराट कोहली कौन है? विराट कोहली कौन है? तो आप बोलिएगा सर विराट कोहली तो प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं। उसी तरह हम पूछे कि बताइए शैल क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है, अभी तो आपने बताया। हम बोले पवन सिंह कौन है? तो हीरो है। उसी तरह कहेंगे बताइए हैज क्या है? यह हेल्पिंग वर्ब है और हिंदी में इसको सहायक क्रिया कहते हैं और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब की संख्या जो है 24 है। ठीक है, और इसमें से किसी भी एक हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के पहले लिख देंगे तो वो अपने साथ यानी अंत में क्या ले लेगा? क्वेश्चन मार्क ले लेगा और उसका अर्थ हो जाएगा क्या? एग्जाम्पल में आइए आपको हम समझाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले देखिए ये 24 है। अब यहाँ पे कुछ होमवर्क है, लिखा है इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब को पहचाना। तो पहले तो आप याद कर लीजिए या देख देख के बताइए कौन है। तो यहाँ पे विल है। आप वीडियो को रोकिए, कॉपी पे लिख लीजिए, एक बार पहचान लीजिए तब तो मिला लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर है, यहाँ पे डिड है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ए है, यहाँ पे हैव है और यहाँ पे कैन है। यह सहायक क्रिया है, यानी यह सहायता करता है कि इसको सब्जेक्ट को। हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, इस सब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो हम टिक किए यह हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब आपको
कुछ प्रैक्टिस है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको इंट्रोगेटिव में बदल देना है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए क्या करना, आप देखिए, अब एक सेंटेंस लिखें, आई एम राइट, आई एम राइट, मैं सही हूँ, यानी इसको आप असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बाबू हेल्पिंग वर्ब जो हमारा जो है एम है, क्या है, एम है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख देंगे, ठीक है। तो हम ऐसे हो गया एम, केवल हेल्पिंग वर्ब को छूना है, बाकी सब कोई अपने अपने स्थान पे होगा। एम आई, और यहाँ पे हम लिख दिए राइट, ठीक है। अब देखिए, जैसे दिया जो है, बाती जो है तेल के बिना नहीं रह सकता है, उसी तरह जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्वेश्चन मार्क के बिना नहीं रहेगा, यानी 24 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जब हम लोग शुरू में करेंगे तो उसके लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और दूसरा बात बाबू कि जैसे हम लोग ना हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या, ठीक है। यानी अगर आपको इंग्लिश से हिंदी करना है और वह 24 हेल्पिंग वर्ब में से कोई पहले अगर लग जाएगा तो उसका अर्थ हो जाएगा क्या, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यू आर हंग्री है, अब इसको बनाएंगे तो यही ना हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब इसको बनाएंगे तो होगा आर यू हंग्री, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। तो पिछले सेंटेंस में बताया था कि फुल स्टॉप देंगे, लेकिन फुल स्टॉप उस समय देंगे जब सब्जेक्ट से शुरू होगा, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ई जा रहे हैं, वाज वेयर, हैज हैव, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माय डियर, नीड, मस्ट इत्यादि से शुरू हो जाएगा ना, तो लास्ट में फुल स्टॉप नहीं देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब इसको बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वाज को पहले लिख देंगे तो हो जाएगा वाज द मैंगो स्वीट्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। आप इसको थोड़ा हमको कमेंट करके बताइए तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है, आपको हेल्पिंग वर्ब याद कर लेना है, यह आपका होमवर्क है। आपको यहाँ से और यहाँ तक इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल देना है, ठीक है। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना, हम देख लेंगे सही है कि गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, चलिए इसको छोड़ दीजिए, इस चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आदेश सूचक वाक्य। यह हमारा सेंटेंस का तीसरा भाग है, यह सेंटेंस का तीसरा भाग है, कौन सा, इंपरेटिव सेंटेंस, और इसको हिंदी में बोलते हैं आदेश सूचक वाक्य, ठीक है। और इसका भी यूज बड़े किया जाता है, कौन करता है, तो हमारे जो बड़े अभिभावक होते हैं हमेशा डांटते रहते हैं, ठीक है। तो आदेश को सूचित करने वाला, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं खड़ा हो जाओ, बैठ जाओ, बाहर निकलो, मोबाइल को ऑफ करो, एक गिलास पानी दो, पंखा बंद करो, ऐसे ऑर्डर देता है लो ना। तो ये जो सेंटेंस बोला लो, इधर आओ, खड़ा हो जाओ, बैठ जाओ, बाहर निकलो, मोबाइल को ऑफ करो, पंखा को ऑन करो, एक गिलास पानी दो, इसी को हम लोग हिंदी में आदेश सूचक वाक्य और इंग्लिश में हम लोग इसको इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्लियर है ना, समझ रहे हैं आप लोग, चले आप ही को तो कह रहे हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से पहले हम समझा देते हैं और उससे आपको डिफिनेशन बना देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है सिट डाउन, बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़ा हो जाओ, बाहर निकलो, एक गिलास पानी दो। तो जब ऐसे सेंटेंस लोग बोलता है तो उसे ऑर्डर का पता चलता है, यानी वो व्यक्ति क्या दे रहा है, आदेश दे रहा है, यानी जो आदेश देगा, ऑर्डर देगा, वही हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। या एक और सेंटेंस लिखे हैं, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें,
मेहरबानी करके मुझे 200 रुपया दीजिए, मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। अगर ऐसा सेंटेंस हम लोग बोलते हैं तो उसमें आग्रह का बोध होता है, यानी रिक्वेस्ट का। ठीक है, तो जो रिक्वेस्ट का बोध करेगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, गुड, वेरी गुड। उसके बाद है वर्शिप गॉड, भगवान को पूजा करो। बहुत ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, भगवान को पूजा करो, माता पिता का सेवा करो, गुरु को इज्जत दो, पानी को बचाइए। ठीक है, तो वर्शिप गॉड, भगवान का पूजा कीजिए। इससे हमारा किसका बोध हो रहा है, एडवाइस यानी सलाह का पता चल रहा है। तो जिससे सलाह का भी पता चलेगा ना बाबू, उसे हम लोग इम्परेटिव कह देंगे। एक है डोंट क्राई, चिल्लाओ मत, हल्ला मत करो, यहाँ मत बैठो, बाहर मत जाओ, तार को मत छुओ। ऐसे वाक्य कहने से मिनाही का पता चलता है, यानी फोरबिड का। इसका फोरबिड का। तो अब आप हम नहीं बल्कि आप ही एग्जाम्पल इसी से आप बता दीजिएगा, जिससे ऑर्डर का पता चले, रिक्वेस्ट का पता चले, एडवाइस का पता चले, फोरबिड का पता चले। उसे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब अगर डिफिनीशन आप नोट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफिनीशन है, द सेंटेंस विच डिनोट्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और फोरबिड इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जो आदेश को, आग्रह को, सलाह को तथा निषेध को क्या करे, बोध करता है, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। और आपकी क्या कीजिए, एग्जाम्पल में जो है इसको लिख लीजिए। जैसे हम पढ़ा रहे हैं ऐसे ही कॉपी में आप नोट कीजिए। आप बहुत लकी हैं कि हमसे पढ़ रहे हैं बाबू। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। अब इसका पहचान जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप 12th में जाइएगा या 12th आप पास कर चुके हैं, तो अगर आप नरेशन पढ़े होंगे तो जो बच्चा सेंटेंस नहीं जानना होगा उसको नरेशन में बड़ी दिक्कत हुआ होगा। उसको पता नहीं चल रहा होगा कि कब डैट लिखें, कब इफ लिखें, कब इन्वर्टेड कोमा के बोले कुछ नहीं लिखें। ये जिसको समझ में नहीं आता होगा या नहीं आया होगा तो उसका नरेशन कमज़ोर नहीं है, बल्कि उसका सेंटेंस चैप्टर ही कमज़ोर है। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस का पहचान याद रखिएगा कि इसमें ना सब्जेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, जैसे मान लो हम लिख दिए आई सिट डाउन, मैं बैठता हूँ, अब इसी को हटा दिया। ये बताओ इस वाक्य में क्या नहीं है, तो सर इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस का पहचान जो होता है वो क्या नहीं रहता है, सब्जेक्ट नहीं रहता। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक समझ गए आप लोग बढ़िया से। चले, अब हमारा सेंटेंस का चौथा भाग है जिसका नाम है, चौथा जो चैप्टर टॉपिक है उसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में इच्छात्मक वाक्य या इच्छा सूचात्मक वाक्य। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बहुत यूज किया जाता है। जब हम लोग छोटे थे 6-7 में पढ़ते थे तो मामा, जब गर्मी का दिन होता था छुट्टी, तो हम लोग मामा के घर 5 दिन 10 दिन रहते थे। उसके बाद जब छुट्टी ख़त्म हो जाता था तो जब हम लोग आते थे तो मामी जो थी, मामा जी था लो, तो लोग हम लोग क्या करते थे, प्रणाम करते थे। और जैसे मामी को प्रणाम करते थे तो 200 रुपया मिलता था। कितना, 200। तो कभी कभी ख्याल आता था कि एक बार प्रणाम कर लेते हैं कि डबल हो जाए, 400। आप लोग ऐसे किए हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो जैसे हम लोग बाबू प्रणाम किए हैं तो मामी बोलती है खुश रहो, दीर्घायु भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम एग्जाम को पास कर जाओ, जल्दी तुम्हारा नौकरी लग जाए, जल्दी तुम्हारा शादी हो जाए। ये क्या है, इच्छा ही तो है। ये क्या है, इच्छा ही तो है।
तो जो इच्छा को सूचित करेगा ना, उसे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग पहले डेफिनेशन नहीं जाने पहले एग्जाम्पल ही समझ लें। यहाँ पे एग्जाम्पल है बाबू, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए। इच्छा है, इच्छा को बोध कर रहा है किससे, तो यह सेंटेंस है, तो इसी सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। फिर एक है मे गॉड सेव आवर कंट्री, ईश्वर हमारे देश की रक्षा करे। यह भावना है, इच्छा है, तो इसी सेंटेंस को बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे गॉड सक्सेड यू, ईश्वर तुम्हें सफल बनाए। इच्छा है, इसको यानी हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कर देंगे। ठीक है, यानी जिस वाक्य से इच्छा का बोध हो, क्या चीज का बोध हो, इच्छा का बोध हो या आशीर्वाद का बोध हो, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है जिन वाक्यों से इच्छा या आशीर्वाद प्रकट हो उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें एस काट देंगे। ठीक है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश या ब्लेसिंग इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिससे इच्छा या आशीर्वाद का प्रकट हो उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सोच रहे होंगे सर ये तो हिंदिया लिखा है, अब बता दे रहे हैं कि हाँ यह हिंदिया है, लिखा है तो पता चल जा रहा है कि यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अगर हिंदी नहीं लिखा रहेगा तो अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो आपको एक ट्रिक बतला रहा है। ट्रिक यह है, यहाँ पे देखिए लगा है में, देखिए यहाँ पे लगा है में, यहाँ पे लगा है में, लगा है ना, और लास्ट में देखिए ऐसे चिन्ह लगा है, ऐसे देखिए ऐसे बना दीजिए, ऐसे देखिए ऐसे बना दीजिए। ठीक है, और इस चिन्ह को बोलते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। आए क्या बोलते हैं, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। बोलिए तो बाबू, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी जो में से शुरू हो और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन चिन्ह से खत्म होगा, वही हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यही पहचान है। ठीक है, जो किसे शुरू हो, में से शुरू हो और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा हो, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है, अब देखिए लिखा है यह में से शुरू तथा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन चिन्ह से क्या होता है, अंत होता है। इसको आप नोट कर लीजिए कि बहुत भी आई है। यह में से शुरू और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन चिन्ह से क्या होता है, खत्म होता है। कौन, तो हमारा एक्सक्लेमेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 4 सेंटेंस कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाव सूचक वाक्य। जिसमें भाव हो, जिसमें खुशी का बोध हो, जिसमें नफरत का बोध हो, जिसमें घृणा का बोध हो, दुख का बोध हो, वही हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। आप मानिए, आप जो है मम्मी से बोल रहे थे मम्मी पैसा दो ना, पैसा दो ना, पैसा मम्मी नहीं दे, इसी तरह मुंह बना के जा रहे थे, क्या हुआ 500 रुपया पा लिया। जैसे 500 रुपया पा लिया तो आपके अंदर क्या लगेगा, खुशी होगा, कहिएगा वाह आई गॉट मनी, वाह मैंने पैसा पाया। तो ये जो सेंटेंस बोले मैंने पैसा पाया, इस वाक्य से क्या पता चल रहा है, दुख नहीं, खुशी का बोध हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिखा है, लिख दिया गया है स्पष्ट यहाँ, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, इसको सीन पढ़ेंगे, सीन इट इज, कितना सुंदर दृश्य है, इसे खुशी का बोध हो रहा है। यहाँ पे आप लिख लीजिए, जॉय लिख लीजिएगा। चलिए, अल्लाह ही इज डेड, दुख है वो मर गया, इसे दुख का बोध हो रहा है, सौरू का, किसका, सौरू का बोध हो रहा है। व्हाट ए शेम, कितनी शर्म की बात है, इसे हमारा कंटेम्प्ट,
कंटेम्प्ट और हिंदी में बोलते हैं घृणा। तो सिंपल बात है, जिससे खुशी, सुख, दुख, घृणा का बोध होगा उसे ही हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस करते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन लिख दिया गया है, द सेंटेंस विच डिनोट्स हैप्पीनेस, सोरो या कंटेम्प्ट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जिन वाक्यों से प्रसन्नता, दुख तथा घृणा आदि का बोध हो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और इस तरीका से बाबू आज हम लोग इसको आप क्या कीजिएगा, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। और आप बताइए कि क्या आपने कंप्लीट किया? अगर नहीं किए होंगे तो वीडियो को रुक रुक कर कॉपी में नोट कीजिए, पढ़िए और अपने माता पिता का नाम का रोशन कीजिए। ठीक है, तो अगला जो वीडियो आएगा 8वां, उसमें हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे, नया चैप्टर लेकर हम आएंगे। और आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बाबू वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, अभी हम लोग नए हैं इसलिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।